जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विवरण में कौन सा सही नहीं है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है, ये भी सही है। मिस्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकारा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्र बंधु विनोद से लिया है, ये भी आंसर सही है। मिस्र बंधु विनोद में प्रायः 3000 कवियों और लेखन का परिचयात्मक उल्लेख मिलता है, ये ऑप्शन गलत है। 3000 नहीं, 5000 कवियों का परिचयात्मक उल्लेख मिलता है, तो सही ऑप्शन आपका डी है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है? भागीरथ के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये भी आपका सही है। सियाराम तिवारी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? मध्यकालीन खंड काव्य, ये भी आपका सही है। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये भी इनका सही है। प्रभाकर माचवे ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य इतिहास का सिद्धांत, ये गलत ऑप्शन है, ये प्रभाकर माचवे का नहीं है। ये किसका है? तो शिव प्रसाद, किसका है? शिव प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य इतिहास का सिद्धांत, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? तो शिव प्रसाद सिंह। और प्रभाकर माचवे के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो चलिए देखते हैं। इनकी इतिहास ग्रंथ का नाम है क्या? हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी, यह किसके इतिहास ग्रंथ का नाम है? तो ये प्रभाकर माचवे के इतिहास ग्रंथ का नाम है। तो और देख लेते हैं। अब गुलाब राय ने इतिहास ग्रंथ का नाम किस नाम से लिखा इतिहास ग्रंथ? तो चलिए देखते हैं पहले गुलाब राय के बारे में। गुलाब राय, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध क्या है? इतिहास। गुलाब राय के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। जैसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसके ग्रंथ का नाम है? तो गुलाब राय। अब चलिए इनका देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, इनका कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि इनकी इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। कौन सी रचना लक्ष्मी सागर वार्षणे, ये वार्षणे लिखा हुआ है, वार्षणे की नहीं है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, 20वीं शताब्दी का इतिहास, 20वीं शताब्दी हिंदी नए संदर्भ, हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे बढ़ते हैं। और मध्ययुगीन बोध का स्वरूप, तो इनमें से ये लक्ष्मी सागर वार्षणे की कौन सी रचना नहीं है? तो ये मध्ययुगीन स्वरूप का बोध, ये किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये इतिहास ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। डोम्भिपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है? डोम्भिपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में डाल दिए, यहाँ पे है ही नहीं। 21, 11 और 16। तो इसका सही आंसर क्या है? डोम्भिपा के ग्रंथों की रचना कितनी है? तो आप लोग बताइए।
तो सही आंसर क्या है? 21। और 74, 74 किसके ग्रंथों की संख्या है? तो कण्हपा के। कण्हपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 74। और 16, 16 किसके ग्रंथ हैं? तो कुकरिपा के। किसके हैं? कुकरिपा। कुकरिपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 16 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता था जब अल्हड़, ये ऐसे रहेगा, खेल अंजीर के और भारत में गुलेल किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? तुम्हारी आंखों का बचपन, तुम्हारी आंखों का बचपन, तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता था जब अल्हड़ खेल अंजीर, अल्हड़ खेल अंजीर और मैं भारत गुलेल किसकी, यह किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है, या बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या महादेवी वर्मा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए। यह किसकी पंक्ति है? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और उनके किस रचना की पंक्ति है? तो लहर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, नीर भरी दुख की बदली। और इनका विरह का नाम मत तो मैं विरह में चूर हूँ। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो उनकी पंक्तियों को भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6। अच्छा ये बताइए, तुलसीदास ये किसकी कृति है? तुलसीदास किसकी कृति है? तुलसीदास, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तुलसीदास। और इसका रचना काल बताइए आप लोग, तो कब है? 1938 में। कब है? 1938 में। और उनकी ये तो तुलसीदास ने कितने छंदों का प्रयोग किया है? इसमें 909 छंदों का प्रयोग है। कितने छंदों का प्रयोग है तुलसीदास में? तो 909 छंदों का प्रयोग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हम लोग। प्रश्न संख्या 6। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, यह कथन किसका है? बताइए। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी विशंबरनाथ मानव। तो इसका सही आंसर क्या है? नामवर सिंह। इसका सही आंसर है नामवर सिंह। यह कथन नामवर सिंह का है। अच्छा बताइए, नगेंद्र जी का क्या कथन है कामायनी के बारे में? कामायनी एक रूपक है। इन्होंने क्या कहा कामायनी को? कामायनी एक रूपक है, रूपक है। इन्होंने कामायनी को क्या कहा है? तो कामायनी एक रूपक है। ये नगेंद्र जी का कथन है। और मुक्तिबोध ने क्या कहा है? कामायनी एक फैंटेसी काव्य है। क्या कहा है? कामायनी एक फैंटेसी काव्य है, फैंटेसी काव्य किसने कहा? मुक्तिबोध ने। अब ये बताइए, विशंबरनाथ मानव ने क्या कहा था? चलिए आगे देखते हैं, विशंबरनाथ मानव ने क्या कहा था। इनका भी कथन देख लेते हैं। कामायनी के विषय में इन्होंने क्या कहा? कामायनी विराट सामंजस्यवाद का सनातन गाथा है। तो इसको भी लिख लेते हैं। कामायनी विराट सामंजस्यवाद, कामायनी विराट सामंजस्यवाद का सनातन गाथा है,
सनातन गाथा है, गाथा है। ये किसने कहा कमायनी के विषय में कि कमायनी विराट सामंजस्य वाद का सनातन गाथा है? तो किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो विश्वंभर नाथ मानव ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। कमायनी महाकाव्य एक कंपोजियन है, यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, या राम रतन भटनागर का है, या नंद दुलारी वाजपेयी का है, या मुक्ति बोध का है? तो इसका सही आंसर क्या है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। इन्होंने क्या कहा था कि कमायनी महाकाव्य एक कंपोजियन है। कंपोजियन का मतलब क्या होता है? मिश्रण, कई चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, उसी को कंपोजियन कहते हैं। अब ये देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी का क्या कथन है कमायनी को लेके। उन्होंने क्या कहा था? कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। चलिए इसको लिख लेते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी का क्या कथन है? क्या है? कमायनी नए युग का, कमायनी नए युग का क्या है? प्रतिनिधि, क्या है? प्रतिनिधि काव्य है। नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? किस पत्रिका में प्रकाशित हो रही थी? तो ए जागरण में, बी चांद पत्रिका में, या सी सरस्वती पत्रिका में, या डी आनंद कादम्बरी में? तो इसका सही आंसर क्या है? ये चांद पत्रिका में प्रकाशित होती थी। किसकी कविताएं? तो महादेवी वर्मा की। अभी तो ये बताइए आनंद कादम्बरी किसकी पत्रिका है? ये तो किसकी है? ये प्रेमघन की। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पंत जी की रचना लोकायतन कितने पृष्ठ में विस्तारित है? पंत जी की रचना लोकायतन कितने पृष्ठ में विस्तारित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 680 पृष्ठ में, बी 650 पृष्ठ में, सी 580 पृष्ठ में, डी 780 पृष्ठ में? तो इसका सही आंसर क्या है? 680 पृष्ठ में लोकायतन विस्तारित है। अब ये लोकायतन किसके जीवन पर आधारित है? तो गांधी जी के। गांधी जी। प्रश्न संख्या 10। सुमित्रा नंदन पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? प्रश्न संख्या ए मौन निमंत्रण, परिवर्तन, सी लोकायतन, डी अतिमा? किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो लोकायतन पर। कब मिला था? तो 1968। अतिमा एक रचना है अरिमा। अतिमा सुमित्रा नंदन पंत की है और अरिमा निराला जी की रचना है। निराला, इन दोनों रचनाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अतिमा पंत जी का है और अरिमा निराला जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बोली को पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कहा जाता है? किस बोली को पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली कहा जाता है? तो ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी मगही, डी मैथिली? तो ऑप्शन नंबर बी किस भाषा को कहा जाता है? तो बांगरू को। और बांगरू को और भी नामों से संबोधित किया जाता है। तो किस नाम से बताइए? जाटू, हरियाणवी। बांगरू को जाटू भी कहा जाता है और हरियाणवी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस बोली में मूर्धन्य के स्थान पर दंत की प्रधानता है? ए मगही, बी मैथिली, सी बुंदेली, डी कन्नौजी? इसका सही आंसर क्या है? मगही। मगही भाषा में मूर्धन्य के स्थान पर दंत की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 13। किस बोली के अंत में अल्पप्राणी प्रवृत्ति मिलती है? ए कुमाऊनी, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी बांगरू, ई बुंदेली? जिसका सही आंसर क्या है? ई बोली के अंत में अल्प प्राणी प्रवृत्ति मिलती। किस बोली में? तो किस बोली में? बुंदेली में। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अब ये बताइए कि अच्छा मगही का केंद्र कौन सा क्षेत्र है?
आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। बताइए मैथिली का मुख्य केंद्र कौन सा है? मैथिली का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो दरभंगा कमिश्नरी। दरभंगा क्या है? कमिश्नरी। क्या है? मैथिली का मुख्य केंद्र क्या है? दरभंगा कमिश्नरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? नई कविता और सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद्र का युग, सी प्रगति और परंपरा, नई कविता का आत्म संघर्ष। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? तो नई कविता का क्या है? नई कविता का आत्म संघर्ष, ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये किसकी रचना है? नई कविता का आत्मसंघर्ष। नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो मुक्ति बोध की। किसकी रचना है? तो नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्ति बोध की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कमायनी का पुनर्मूल्यांकन, सी हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कमायनी एक पुनर्विचार। इसमें आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी रचना इसमें नहीं है। फिर से देखिए, कमायनी एक पुनर्विचार, ये रचना इनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। कमायनी एक पुनर्विचार यह किसकी रचना है? ये भी मुक्ति बोध की रचना है। मुक्ति बोध की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? ए 1443, 4608 या 1343 या 1543। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? राम शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में? तो इसका सही आंसर है 1443। और ये बताइए 4608 बार ये रामचरित की चौपाइयों की संख्या है। चौपाई रामचरितमानस में कितनी चौपाई है? तो 4608 चौपाई है। अब बताइए सीता शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो इसे प्रश्न समझ सकता है कि रामचरितमानस में सीता शब्द का कितनी बार आया है? सीता शब्द कितनी बार आया है? तो आप कितना बताएंगे? 147 बार सीता शब्द आया है रामचरितमानस में। आगे बढ़ते हैं। एक मुख्यमंत्री की डायरी, यह किसकी रचना है? राजेंद्र अवस्थी, बी शांता कुमार, सी विष्णु प्रभाकर, डी अजीत कुमार। इसका सही आंसर क्या है? शांता कुमार। ये किसकी रचना है? तो एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार की रचना है। चलिए अब इनका बताइए। विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना का क्या नाम है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जैसे प्रश्न में पूछ सकता है कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब राजेंद्र अवस्थी, अब देखते हैं राजेंद्र अवस्थी, इनकी रचना का क्या नाम है? तो सैलानी की डायरी। ये सब डायरी विधा है। सैलानी की डायरी। जैसे प्रश्न समझ सकता है कि सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो राजेंद्र अवस्थी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु, यह कथन किसका है? ए रघुवीर सहाय, बी नामवर सिंह, सी धर्मवीर भारती, डी शिवदान सिंह चौहान। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है।
इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है? ए रघुवीर सहाय, ए रघुवीर सहाय, बी नामवर सिंह, सी धर्मवीर भारती, सी धर्मवीर भारती, डी शिवदान सिंह चौहान। इसका सही आंसर क्या है? नामवर सिंह। इसका सही आंसर क्या है? नामवर सिंह। चलिए अब देख लेते हैं रघुवीर सहाय का क्या कथन है प्रयोगवाद को लेकर। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। चलिए लिख लेते हैं प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। कलात्मक अनुभव का क्षण है। कलात्मक अनुभव का क्षण है। जैसे प्रश्न दे सकता है कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये किसका कथन है? तो ये रघुवीर सहाय का है। किसका कथन है? तो रघुवीर सहाय का है। चलिए अब इनका भी देख लेते हैं, इनका क्या कथन है। शिवदान सिंह चौहान का, इन्होंने क्या कहा प्रयोगवाद को लेकर? इन्होंने क्या कहा है? प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य को प्रतीकवाद का अनुकरण है। क्या है? प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रयोगवाद, चलिए लिख लेते हैं प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद, पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण है। प्रतीकवाद का अनुकरण है। यह कथन किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? ए अति यथार्थवादी, बी अति बौद्धिकता, सी उपमानों की नवीनता, डी निराशावाद शोषण की दीनता का चित्रण। ये लिखा है ऑप्शन नंबर ई, डी निराशावाद और ई शोषण की दीनता का चित्रण। इसका सही आंसर क्या है? शोषण की दीनता का चित्रण। ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, ये प्रगतिवादी की विशेषता है, क्योंकि शोषणों के प्रति दीनता का भाव था। जो शोषण करते थे उनके प्रति आक्रोश था। ये सारी विशेषता प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न नंबर 20। फिल्म की पटकथा किस प्रगतिवादी कवि ने लिखी थी? कौन से कवि थे जो एक रचनाकार के साथ साथ रचनाएं भी करते थे और साथ में फिल्म की पटकथा भी लिखते थे? तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए राघेय राघव, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव सिंह। इसका सही आंसर क्या है? राघेय राघव। ये फिल्म की पटकथा भी लिखते थे। प्रश्न संख्या 21। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, बड़ी की मात्रा रहेगी। नाविक निज पतवार आज सिंधु ने विष उगला है लहर का, यौवन अचला है आज हृदय में और सिंधु के साथ उठा ज्वार। किसकी पंक्ति है? फिर से। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार आज सिंधु ने विष उगला है लहर का, यौवन अचला है आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यह पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर बी शिवमंगल सुमन की है, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल की है, या डी वासुदेव सिंह की है। तो यह पंक्ति किसकी है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तो यह शिवमंगल सुमन की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने महज 12 वर्ष की अवस्था में सरस्वती माँ अष्टावधान आदि लिखकर काशी में रसिक मंडल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी अंबिका दत्त व्यास, सी कृष्णदास, डी सुधाकर द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या है? अंबिका दत्त व्यास ने मात्र 12 वर्ष की अवस्था में सरस्वती माँ अष्टावधान आदि लिखकर काशी में रसिक मंडल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवसभा, देवदूत, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, जय किसान किसकी रचनाएं हैं? ए रामचरित उपाध्याय, बी राय देवी प्रसादपुर, डी सी मैथिली शरणगुप्त, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका सही आंसर क्या है? रामचरित उपाध्याय। जैसे एक ही प्रश्न आपको 4 प्रश्न बन गए हैं। जैसे प्रश्न दे सकता है कि देवसभा किसकी रचना है, या विचित्र विवाह के रचनाकार कौन है, भारत भक्ति किसकी रचना है। तो ऐसे
आगे बढ़ते हैं। स्नेही जी की रचना कृषक क्रंदक, स्नेही जी की रचना कृषक क्रंदक किस पत्रिका में छपी थी? ए प्रताप पत्रिका, बी विशाल भारत, सी सरस्वती पत्रिका, डी कादम्बिनी। ये किस में छपी थी? तो प्रताप पत्रिका में स्नेही जी की रचना कृषक क्रंदक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में फिर दोबारा पूछा जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कृषक क्रंदक। किस पत्रिका में छपती थी? तो प्रताप पत्रिका में छपती थी कृषक क्रंदक। अच्छा देखिए, कादम्बनी, कादम्बनी पत्रिका किसकी है? कादम्बनी पत्रिका किसकी है? तो ये भारतेंद्र युग के कवि थे प्रेमघन। किसके थे? भारतेंद्र युग के कवि प्रेमघन थे, ये उन्हीं की पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।